ए भूलैया जोनी भैया लोगन तो गाँव घर जीती भैया, देशवा के राखी मन जीती हिंदू मुसलमान, भूलैया जोनी भैया लोगन। कैसे हैं जनाब? आज का ये प्रोग्राम सेवार्थ है। पंडित विश्व नारायण शर्मा, ये रहने वाले हैं पटना के। इनको इस प्रोग्राम से आने वाली हर चवन्नी, हर इनकम पूरी की पूरी उठा के उनको दे दी जाएगी। ये गरीब ब्राह्मण हैं। हिंदुस्तान से आधिकारिक रूप से पोलियो ख़त्म हो गया है, कहीं कहीं पे है, लेकिन किसी प्रकार इनके बच्चे को हो गया है। तो जितनी हिम्मत भर, शक्ति भर भक्ति है वो कर दी जाएगी। तो इस प्रोग्राम को ठीक से देखिए, लोगों को दिखाइए, और दिखाने से जो भी आएगा पंडित जी को दे दिया जाएगा। ठीक है बाबू। आज बात करते हैं कि कमर दर्द, ये एक बहुत साधारण, बहुत कॉमन बीमारी है। कमर दर्द क्या होता है? इसके सैकड़ों हजारों तरीके हैं, लेकिन मूल आधार जो कमर दर्द का होता है वो 90% एक ही होता है। इसीलिए मैंने कमर दर्द का चुनाव किया है कि कमर क्या है, उसमें दर्द कैसे होता है, उस दर्द को ख़त्म करने का एक मंत्र क्या है, मूल मंत्र क्या है, और उसके बाद तो फिर इलाज करना ही करना है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि उस मूल मंत्र से ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम गोबर घोल के पिला देंगे तो वो हर चीज़ का इलाज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूँ कि जब कमर दर्द होता है तो क्या हो रहा होता है और हमारी कमर है क्या चीज़। शुरू करें? चलते भाई। देखिए, हमारा शरीर जो है वो हड्डियों के ढांचे पे एक लदा हुआ पूरा चाउमीन है, बस ये समझ लीजिए। मतलब अगर हमारे शरीर की हड्डियां निकाल दी जाएंगी तो शरीर की पूरी मसल्स बप से गिरेंगी, जैसे चाउमीन जम से गिरती है थाली में। तो प्रकृति ने हमारे शरीर में हड्डियां बनाई जिसके ऊपर हमारी मसल्स लिपटी होती हैं, जहां से हमें ताकत मिलती है। लेकिन हड्डियां उन मसल्स को लपेटने का आधार प्रदान करती हैं, जिसके ऊपर ये पूरा शरीर बसा होता है। कमर की हड्डी जो होती है वो सबसे कठिन, सबसे स्पेशल हड्डी होती है, सबसे ज़्यादा जोर उसी में पड़ता है। आगे चले उससे पहले आप ये समझ लें कि हमारा शरीर, अगर आप ठीक से देखें शरीर को, तो हमारा शरीर आधे से ज़्यादा हमारा शरीर पैर और कमर है। उसके ऊपर का बाकी हिस्सा बाकी सारी चीज़ों के लिए, जहाँ से सारा काम हम लोग करते हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा शरीर कमर और पैर है। मतलब हमारा शरीर चलने के लिए बना है। तो जो लोग दिन का बड़ा हिस्सा बैठ के या लेट के गुजारते हैं, वो कमर दर्द ही नहीं, बाकी तमाम तरह की बीमारियों को भी कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। यहाँ तो हिसाब किताब अब ये भी कर दिया गया है कि ऑफिसों से कुर्सियाँ हटा दी गई हैं। सिर्फ एक छोटी सी तशरीफ के बगल में सपोर्ट देने की जगह है कि आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आप लिखा पढ़ी कर रहे हैं, तो आप लगभग खड़े खड़े कर रहे हैं, क्योंकि शरीर हमारा खड़े रहने और चलने के लिए बना है। लेकिन चूंकि हमारे शरीर को हर तरफ मुड़ना है, चलना है, फिरना है, अब हाथ को तो खाली यही मुड़ना है, कमर को चारों तरफ मुड़ना है। तो जो कमर की डिज़ाइन होती है वो छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़ों का एक समूह होती है। अवधि में गुरिया कहते हैं। हड्डियों में जो गुरिया होती है, आपके भोजपुरी में क्या कहते हैं, आपकी बुंदेली में क्या कहते हैं पता नहीं, आप अगर बता सकें तो मुझे बताइए। लेकिन अवधि में इसको गुरिया कहते हैं। यही हमारे शरीर को बनाते हैं। जो ब्रेक डांस होता है ना, ये बिल्कुल घूम के आता है ऐसे, ये उन्हीं गुरियाओं का एक मूवमेंट है। हड्डी क्या चीज़ होती है कि ये बहुत अंदर होती है, इसीलिए दिमाग ने जो दर्द का सिस्टम दिया है वो ऐसा दिया है कि अगर हड्डी में कोई जरा सा भी तकलीफ होगी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि उसको बनाना संभव नहीं होता। आपकी हड्डी में अगर कोई खराबी आ जाएगी तो वो बन नहीं सकता है, वो रिप्लेस भले हो सकता है। जैसे दांत का दर्द बहुत तेज होता है, वो ये है कि आपका जब दांत की जड़ खराब हो जाएगी, अगर उतनी आगे तक निकल गया है, तो आपको फिर नया ही लगवाना पड़ेगा। लेकिन ये ऊपर लग जाएगा। हड्डी जगह कमर की टूट जाए या ख़राब हो जाए, उसको लगाना आसान काम नहीं है। इसीलिए जो दर्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं अगर उसमें कोई गलत तरीके का घर्षण हो रहा है। होता क्या है कि हर गुड़िया है उसके बीच में एक पैडिंग होती है। जैसे आप उछलते हैं, अब मान लें कि ईंटें रखे हुए, ईंटे के ऊपर ईंटा रखा हुआ, अगर ईंटा लेके आप उछलेंगे तो जो झटका है वो सारे ईंटों में जाएगा। तो उस झटके को बर्दाश्त करने के लिए शरीर ने एक जेल, एक समझ लिए कि एक मेड़ जैसी बना दी है,
और उसके बीच में एक जेल लगा दिया है। तो जब ये आप चलते हैं तो ये जो जेल है ये दबता है, इसकी वजह से आपकी जो हड्डियां एक दूसरे से टच नहीं करती हैं। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो कमर दर्द में ख़ास तौर पे होती है। जो कमर हमारी बनी होती है ये एक हड्डियों का समूह है और एक ये बहुत सुरक्षित जगह होती है। इसी कमर के पीछे, यानी गुरिया के पीछे का जो भाग होता है ये एक गोल खाली भाग होता है और जब सारी गुरिया एक साथ इकट्ठे होती चली जाती है तो एक टनल जैसी बन जाती है, सुरंग जैसी बन जाती है। इसके अंदर एक केबल पड़ा होता है, ये केबल आपके दिमाग से जुड़ा होता है। इसको आप ये कहते हैं कि पूरी सूचनाओं का हाईवे है। दिमाग इसी केबल के थ्रू पूरे शरीर पे कंट्रोल रखता है और हर गुरिया के पास जो एक जॉइंट होता है यहाँ से दूसरे जॉइंट निकले होते हैं जो मेन केबल से जो बाकी शरीर में सूचनाएं लाते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, ये हाथ चलना है, पैर चलना है। तो जो पूरा तार सिस्टम बिछा हुआ है वो उसी मेन केबल से, जो ये दिमाग से आने वाला मेन तार है, मेन केबल है, वो हर गुरिया के बीच में से उसका एक कनेक्शन होता है। तो होता क्या है कि जब कभी गुरिया का वो जो पैडिंग है वो लीक कर जाए या जो गुरिया एक दूसरे से मूव कर रही हैं तो ये जो केबल होता है ये थोड़ा सा दबना शुरू करती है। अब ये कैसे दबता है ये अभी बाद में आएंगे, लेकिन ये समझ लें कि जब ये पैडिंग जरा सी डिस्टर्ब होना शुरू होती है तब आप बैलेंस से बाहर होने लगते हैं और आपका दर्द शुरू होता है। ये पूरी जो कमर है ये मसल से बंधी रहती है, एक तरीके के धागे हैं, एक तरीके की चाउमीन है, एक तरीके की रस्सी है जो इसके चारों तरफ बिल्कुल लिपटी होती है, जो आपकी कमर को की गुरियाओं को एक जगह पे सीधा रखती है। लेकिन आपकी अपनी गलतियों की वजह से कभी कभी क्या होता है कि ये मसल्स कमजोर हो जाती हैं और ये गुरिया अपनी जगह से खिसक जाती हैं, या इन गुरिया पे इतना प्रेशर पड़ जाता है कि जो मेड़ चिटक जाती है, उसके अंदर जो जेल है वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है जो आपके झटके को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया था। लेकिन चूंकि वो जेल बाहर आ गया है तो आपके केबल को टच कर रहा है। ये जो केबल है वो सबसे जरूरी चीज होता है, इसको जरा सा भी कुछ कोई टच करेगा तो ये बहुत तेज दर्द करेगा। लेकिन अब ये समझ लें कि ये सब चीजें डिस्टर्ब कैसे होती है। देखिए, कमर दर्द का सबसे प्रमुख कारण है वजन। आप ये मान के चले कि आपकी रीढ़ की हड्डी एक साधारण वजन को ढोने के लिए बनी है। आप फाजिल वजन ढो तो सकते हैं लेकिन हर समय नहीं, थोड़े समय के लिए। आप सिर के ऊपर बोझा डाल के तो चल सकते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर ही पूरा बोझा बना दिया जाए, जैसे अगर आपकी लंबाई 5 फुट 6 इंच है तो आपका वजन 70 के नीचे होना चाहिए। अगर 70 के ऊपर है तो इसका मतलब कि जितने भी किलो है उतना किलो का बोझा आप सिर के ऊपर लेके चल रहे हैं और कमर को फाजिल बोझ दे रहे हैं। तो अगर आपका वजन कम है तो आपकी कमर पे लोड कम पड़ेगा और आप फुर्तीला महसूस करेंगे। जब आप फुर्तीला महसूस करेंगे तो आप चलेंगे फिरेंगे। जब आप चलेंगे फिरेंगे तो आपकी जो मसल्स हैं वो बनेंगी, और जब मसल्स, वो रस्सियाँ, वो चाउमीन बनेगी तो वो कमर को और पकड़ के रखेगी, तो कमर आपकी मजबूत होगी। तो लब्बो लुबाब ये है कि अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप आराम न करें और ज़्यादा मेहनत करें। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे कमर से संबंधित, एक्सरसाइज ले लें, रनिंग ले लें, दौड़ भाग ले लें, कुछ उठाने का नहीं है, जो आपकी कमर को मूव करे। मसल्स जब टूटती है तभी नई बनती है, इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर मसल्स नहीं टूटेंगी तो नई नहीं बनेगी, वही रिपेयर होती रहेगी। इसीलिए जब जिम में जाते हैं तो हॉक के वजन पेलते हैं ना, तो वो क्या होता है कि मसल्स टूटती, जब टूटती हैं तो नई बनती हैं, नई बनती तो और मजबूत बनती हैं। तो मसल्स को तोड़ना ज़रूरी है। तो जब आपका कमर दर्द हो रहा है तो आप अगर चलने फिरने की हालत में हैं तो बैठे ना, अपना वजन कम करें। वजन कम करते ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका वजन 80 है, 80 के ऊपर है तो भगवान ही बचाएगा आपको। मान लीजिए आपका वजन 80 है तो आप 6 किलो का बोझा अपने कमर पे हर समय लेके चल रहे हैं, तो आप जैसे ही ये कम कर लेंगे आपकी कमर के दर्द से 6 किलो कम हो जाएगा। ये समस्या मुझे बहुत दिनों तक रही है। जब मैं हिंदुस्तान से शुरू में यहाँ पे आया था, मेरा वजन उस समय भी बहुत ज़्यादा था, मैं लगभग 80-82 लगभग पहुँच गया था। और तब मुझे यहाँ के डॉक्टर ने बताया कि भाई साहब, आपके लिए एक ही इलाज है, कोई गोली नहीं, कोई दवा नहीं। वजन अगर आप अपना 75 के नीचे रखेंगे तो आपको कमर का दर्द नहीं होगा। इस बात को समझने में मुझे 4-5 साल लग गए थे। मुझे लगा कि यार ये क्या, मेरा कमर में दर्द हो रहा है, ये बता रहे हैं कि वजन कम करो, रनिंग करो, लेकिन ये बात सच है। 5-6 साल के बाद में जब मुझे इसका एहसास हुआ, मैंने अपना वजन कम किया, रनिंग शुरू की, दौड़ भाग शुरू की, और आज मैं तय रखता हूँ कि मैं रोज़ कम से कम 10 किलोमीटर चलता हूँ। ऊपर वाले के आशीर्वाद से
मेरी नौकरी भी ऐसी है कि मुझे दिन भर चल चल के मरीजों को देखना भी होता है, तो मैं एक्चुअली बैठता ही नहीं हूँ दिन भर। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं 10 से 12 किलोमीटर चलता रहूँ और जब मरीज को देखने जाता हूँ तो खड़ा रहता हूँ। तो आप लोग अगर अपनी जीवन शैली में चलना ज़्यादा डाल लें, अपना वजन कम कर लें, तो आपकी कमर दर्द की 80% शिकायत कम हो जाएगी। आपको अपनी मसल्स डेवलप करनी है, वही आपको कमर दर्द से बचाएगी, कुछ और नहीं बचाएगा। जिनको हेर्निया हो गया है, जिनको वो घेरा टूट गया है और वो लिक्विड लीक करके आपकी नर्व्स पे टच कर रहा है, उसका तो कोई इलाज नहीं, उसका तो सिर्फ ऑपरेशन ही एक इलाज है। ऑपरेशन बहुत छोटा होता है, उसमें सीधे इंजेक्शन से डाल के वो जो लीकेज वाला पॉइंट होता है उसको निकाल लिया जाता है और जो डैमेज वाली घेरा है उसको रिपेयर कर दिया जाता है। ये बहुत आसान ऑपरेशन होता है। इसमें एक बैंडेज बाहर लगती है और कैमरे से हो जाता है, दूरबीन वाली विधि जो होती है उससे होता है। तो उसका तो इलाज तो केवल ऑपरेशन है, लेकिन ज़्यादातर 80% इलाज जो कमर दर्द का है, वज़न कम करना, रनिंग करना। रनिंग अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपना ही जीना, जो आपका छत है भाई, हर आदमी का कम से कम एक मंजिल का घर तो होगा, जीना तो होगा ही, तो आप ये कोशिश कर लें कि 20 बार ऊपर नीचे रोज़ चढ़ जाएं, उससे आपका काम हो जाएगा। बहुत पहले एक मज़ेदार बात बता देते हैं आपको। हमारे यहाँ पे हमारे पिताजी ने भी एक विशेष तरीका निकाला हुआ था कमर और एक्सरसाइज करने का। मोबाइल आने से पहले घर में जो टेलीफोन हुआ करते थे, साधारण टेलीफोन, और उस समय वो कॉर्डलेस वाले टेलीफोन का ज़माना था, तो हम लोग चाहते थे कि घर में एक कॉर्डलेस फ़ोन हो जाए तो अच्छा लगता है, देखने में रखा रहेगा। हमारे पिताजी उसके बहुत ख़िलाफ़ थे। वो इस वजह से ख़िलाफ़ थे कि कम से कम टेलीफोन के बहाने ही मम्मी पापा इन लोगों को उठ के वहाँ तक जाना पड़ता है, तो जितना ज़्यादा चलने का हिसाब किताब बन जाए। और बहुत सही काम किया उन्होंने। उनकी शारीरिक स्थिति एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप चलेंगे उतना ही ज़्यादा आप कमर के दर्द से लड़ पाएंगे। और आपके घर में रखी हुई सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो कुर्सी है, उसका इस्तेमाल जितना कम कर सके उतना कम करें। और बाबू खाना ना खाएं, खाना नहीं खाना चाहिए। खाना केवल जिंदा रहने के लिए खाना होता है। मैं आपको अपनी दिनचर्या बता दूं एक छोटी सी। मैं क्या करता हूं कि मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे मैं जगता हूं, आधे घंटे से 5 से साढ़े 5 बजे बिस्तर में गुड़ी मुड़ी करता हूं, 5:30 बजे बिस्तर से निकलता हूं, नहाता हूं। नहाने के बाद मैं खुद नीचे उतर के आता हूं, कॉफ़ी बनाता हूं, कॉफ़ी लेके ऊपर आता हूं, कॉफ़ी पीता हूं साथ में बैठ के। और क्योंकि मुझे 6:15 बजे निकलना होता है ऑफिस के लिए, 7 बजे से मेरा हॉस्पिटल की ड्यूटी रहती है मोस्टली। 7 बजे मैं यहाँ पे चला आता हूँ। कोई नाश्ता नहीं करता हूँ, ये बता रहा हूँ। मैं घर से निकलता हूँ सिर्फ 1 कप कॉफ़ी पी के, बिना दूध की, ब्लैक कॉफ़ी, बिना दूध, बिना शुगर। ऑफिस पहुँचता हूँ 7 बजे। 7 बजे मेरा पहला काम होता है कि मैं अपने कमरे में दूसरी कॉफ़ी बनाता हूँ, बिना दूध, बिना शुगर, ब्लैक कॉफ़ी। कोई ब्रेड मैंने नहीं लिए। 7 से लेके मैं 10 बजे तक अपनी जो बाकी मीटिंग्स हैं, लोगों से मिलना है, वो सब निपटाता हूँ। 10 बजे मेरा फर्स्ट ब्रेक होता है। 10 बजे मैं फिर एक कॉफ़ी बनाता हूँ और उस समय क्या करता हूँ कि कॉफ़ी के साथ एक फ्रूट, बहुत अजीब मामला है लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, कभी आप करके देखें। मैं एक केला और कॉफ़ी, ज़्यादातर मैं ये लेता हूँ, या उसके अलावा कोई और फ्रूट हो। अभी तक मैंने ब्रेड नहीं खाई है। और 10:15 के आसपास मेरा काम फिर शुरू हो जाता है और मेरा लंच ब्रेक होता है 12 बजे। मैं जानबूझ के अपना ब्रेक 11:30 बजे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आधे घंटे का ब्रेक होता है और लोग ब्रेक में बैठते हैं, तरह तरह का खाना पीना खाते हैं और गप लगाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस भीड़ में ना बैठूँ, इसलिए मैं अपना ब्रेक 11:30 बजे कर लेता हूँ। 11:30 से 12 उस समय मैं पहला भोजन लेता हूँ। ये मेरा भोजन होता है 2 पीस ब्रेड होती है, ब्राउन ब्रेड 2 पीस। ब्राउन ब्रेड, हार्ड ब्रेड, जो वो फोम वाली ब्रेड होती है वो नहीं, एक बाटी जैसी ब्रेड यहाँ पे आती है, वो ब्रेड मैं लेता हूँ। ज़्यादातर आपकी भाभी योसीन वो ब्रेड खुद बनाती हैं, वो मैं लेके आता हूँ और वही मैं खाता हूँ। ब्रेड के ऊपर जो लगाने के आइटम हैं, जो क्रीम है वो, और उसके बीच में खीरा और टमाटर और शिमला मिर्च, पापरिका इसे कहते हैं, वो लगा के 2 पीस लेकिन मोटा सा बना के वो खाता हूँ। यहाँ पर अभी भी किसी पके खाने का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है और किसी भी प्रकार का दिखने वाले तेल का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि जो मैंने वो क्रीम लगाई है उसके अंदर वो फैट है, लेकिन चूंकि वो गाय का फैट है, वो पका हुआ फैट नहीं है, तो उसका जो असर है वो अलग होता है। वो लेने के बाद फिर मैं अपना कॉफ़ी पीता हूँ और 1 गिलास
लस्सी पीता हूँ। लस्सी खाली हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में हर जगह होती है। तो यहाँ की लस्सी पीता हूँ, शक्कर की नहीं, नमक की नहीं, सीधा छाछ जो दही है बिना कुछ डाले हुए। तो ये हो गया मेरा लंच। इसे मैं ब्रंच कहता हूँ। यहाँ पे भी लोग ब्रंच कहते हैं कि जो लंच और ब्रेकफास्ट को मिला के एक साथ कर ले आता है। इसके बाद मैं निपटाता हूँ पूरा दिन और घर पहुँचता हूँ 5:15 बजे। 5:30 बजे हमारा यहाँ पर खाने का समय होता है। यहाँ पर लोग 5:30 से 6:30 मैक्सिमम 7 बजे तक रात का खाना खा लेते हैं। 7 बजे के बाद कोई रात का खाना नहीं खाता है। तो मेरा खाने का समय है 5:30 से 6। जब मैं घर पहुँचता हूँ तो कभी मैं खुद बनाता हूँ, कभी योसीन बनाती हैं, डिपेंड करता है कि किसका कैसा स्केड्यूल है। हम लोग 6 बजे तक साथ में खाना वाना खा के अपना फिर कॉफ़ी या कोई चीज़ पीने की या जूस वगैरह वो लेके बैठते हैं 6-6:30 बजे। फिर अपना टीवी वगैरह देखना है। योसीन को अपनी एक्सरसाइज करनी होती है योगा स्कूल के लिए, और अपनी जो बुक लिख रही हैं वो अपना उसमें रहती हैं। 6 बजे तक मैं आराम करता हूँ। 6 के बाद में फिर 6 से 7 हम लोग टहलने निकलते हैं। मैं, योसीन और रवि हम लोग टहलते हैं बाहर जाके। 7 बजे वापस आते हैं। 7 बजे रवि को बिस्तर पे जाना होता है। यहाँ पर बच्चे 7 बजे बिस्तर पे पहुँच जाते हैं, छोटे बच्चे 7 बजे। जो बड़े बच्चे हैं वो ठीक 8 बजे। 8 बजे के बाद कोई भी बच्चा ड्राइंग रूम में दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, ये नियम है यहाँ का। तो 7 बजे रवि को उनकी माँ बिस्तर पे पहुँचाने जाती हैं। तब मेरा काम होता है शोध का कि ये पढ़ना है, पिछली बार ये वीडियो बना था तो उसकी डिटेल ये है, मुझे क्या कहना है, उसको पूरा लिखा पढ़ी क्या कैसी है। और वो करने के बाद फिर मैं अराउंड 9, 9:30, 10 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक अपने बिस्तर पे, और फिर अगला दिन। तो ये मेरी दिनचर्या है जिसमें कि मैंने दिन भर में 12-13 किलोमीटर चलने का रखा है और कम से कम खाना। मतलब कि शाम का खाना हालांकि मैं दबा के खाता हूँ, लेकिन ये मान के चलते हैं कि 1 प्लेट खाना हम लोग खाते हैं, और 1 प्लेट में वो प्लेट एकदम लबालब भरी दिखनी नहीं चाहिए, और प्लेट सुंदर दिखनी चाहिए। यहाँ पर सुंदर दिखना एक कल्चर में है। आपकी प्लेट, आपका तरीका, आपका चलना फिरना, बोलना, हंसना, हर चीज़ सुंदर होना चाहिए। सुंदर का मतलब कि सलीके से। तो प्लेट में भी वही, प्लेट रंग बिरंगी होनी चाहिए, उसमें हरा आइटम ज़रूर होना चाहिए, कलरफुल आइटम कोई ज़रूर होना चाहिए, और उसके अलावा ब्रेड या राइस जो भी है। तो थे हम लोग कमर के दर्द पे आ गए स्केड्यूल पे, क्योंकि आपका कमर का दर्द आपकी दिनचर्या पे निर्भर करता है। आप बिस्तर पे लेटे रहते हैं, आप दिन भर बैठे रहते हैं, आप गोल गोल लेट के सोफे पे बैठ के और वहीं पे खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, आपको कमर दर्द क्यों ना हो, होना भी चाहिए आपको, क्योंकि आपका शरीर इसके लिए नहीं बना था। आपका शरीर बना था मेहनत करने के लिए। अब आप बैठे वहाँ पे पेट फुलाए बैठे हुए, बड़ा तोप झाड़ रहे हैं, है ना। तो बदल सकें तो बदल दें, वरना शरीर तो बदल ही देगा आपको, किसी काम के नहीं रह जाएंगे आप। शरीर से मेहनत लें। शरीर आपकी फैक्ट्री है, आप उसकी केयर करें, वो आपकी केयर करेगा। अपने शरीर से धोखा कभी ना करें। टूटी झुलनिया तो फिर नहीं बनी है, फिर न मिली है ऐसन ढांचा हमार पिया। आज का यहीं तक। देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आज जा रहे हैं बहुत बढ़िया जगह, आपको दिखाएंगे वहाँ से लौटने के बाद। और मिलेंगे फिर 2 दिन के बाद में। गाय वाला जो एपिसोड चल रहे हैं, 10 एपिसोड आएंगे पूरे, और उसी में पूरी डेयरी बन जाएगी। और उसके बाद फिर वो किताब वगैरह जो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे तो आपको फ्री में किताब मिल जाए, और नहीं मिलेगी तो ये कुछ माइन्यूट रख लेंगे कि शक्ति भर भक्ति रहे। फ्री वाला क्या होता है कि फ्री में आदमी इज्जत नहीं करता है, और फ्री वाला काम हम करते भी नहीं, केवल उतना ही करते जितना करने भर की औकात होती है। ठीक है जनाब, तो फिर मिलते हैं। इसको आप देख लें। HP की तरफ से एक लैपटॉप का गिव अवे है। ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। वो हर लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट हैं, किसी भी उम्र के हैं, इसके पात्रता में आते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लिख के मैसेज डाल दें कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। जिस तरह से मैं किसान हूँ चल रहा है, उस तरह से जितने नाम मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ के नाम से आएंगे, वही मैं उठा के HP को भेज दूंगा, और HP ही उसको सेलेक्ट करेगा। आपने अगर मैं किसान हूँ करके भेज दिया है अपनी ID से, तो घर में किसी और की ID जो स्टूडेंट की हो, उस ID से नया सब्सक्राइब कर लें और उसमें लिंक भेज दें कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो वो नाम आपके HP में चले जाएंगे। न्यू हॉलैंड का गिव अवे, अगर आप किसान हैं तो भाई साहब जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसानों के लिए ही ये गिव अवे है। और आपसे अनुरोध है
अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं किसान हूँ लिख के भेज दें, क्योंकि जितने मैं किसान हूँ लिख के मैसेज आएंगे उन लोगों के नाम मैं न्यू हॉलैंड को भेज दूंगा और वही लोग सेलेक्ट करेंगे किसको क्या जाना है। तो किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।